राधे राधे माय स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको लास्ट इंट्रो में मैंने बताया था कि इस चैनल पर फ्यूचर विद हर्ष पे हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम डिस्कस की जाएगी जो आपको इंग्लिश में बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बहुत बेसिक से। अगर आप इस चैनल को फॉलो करते जाएंगे तो इंग्लिश आपको सबसे आसान सब्जेक्ट लगने वाला है, आई प्रोमिस यू। क्योंकि मैं आपको हर वो चीज़ से स्टार्ट कराऊंगा जो एक आम बच्चे, एक जो बहुत ही नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे को पढ़ने में या पढ़ाने में प्रॉब्लम आती है, तो हम सब कुछ वहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। और मेरे अकॉर्डिंग आज तक भी हमने ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशंस कर ली, लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ठीक से सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं होती है, ठीक से हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में नहीं पता होता है, ठीक से ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं पता होता है। तो आज सबसे पहले हम उस बेस को डिस्कस करेंगे जो हमारे सेंटेंस या जो हमारे बेस को ठीक नहीं होने दे रहा है। वो 4 पॉइंट्स होते हैं हमारे: सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो मैं सबसे पहले आपको वही सब डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये 4 पॉइंट्स वो होते हैं जो किसी भी बच्चे को अगर ठीक से समझ आ जाए तो उसको इंग्लिश आसान लगेगी। वो 4 पॉइंट आप देख ही पा रहे होंगे स्क्रीन पे: सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। हम एक एक करके बिल्कुल ब्रीफ में इनको डिस्कस करेंगे। ये चारों पॉइंट आप नोट डाउन कर लेना। जब भी इस वीडियो को आप देखते हैं तो कॉपी पेन साथ लेके बैठना, क्योंकि एक छोटी से छोटी बात भी आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकती है, उसको आपको स्किप नहीं होने देना है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज। सबसे पहले देखिए, मैंने लिखा है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। बट आपको सबसे पहले जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है, पढ़ना जो है वो हेल्पिंग वर्ब को है। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब वो पॉइंट है जो लिखने में तो सेकंड नंबर पे आ रहा है, लेकिन हमें हमेशा किसी भी सेंटेंस को अगर एरर फाइंड आउट करना है या कोई भी उसमें मिस्टेक किसी भी तरह उसको समझना है, तो सबसे पहले आपको अपने सेंटेंस के अंदर क्या फाइंड आउट करना है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जिसको हम हमेशा से किताबों में सहायक क्रिया के नाम से जानते आए हैं। हमने इसका हिंदी मीनिंग तब जब भी देखा है तो मीनिंग क्या लिखा होता है? सहायक क्रिया। इसका एग्जैक्ट मीनिंग ज़्यादातर बच्चों को पता ही नहीं होता है कि ये किस चीज़ में सहायता करती है, ये सेंटेंस में किस चीज़ में हमारी हेल्प करती है, इसको क्यों हेल्पिंग वर्ब कहा जा रहा है, ये बात मोस्टली स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है। तो इसलिए इस किताबी शब्द को छोड़कर मैं आपको आज से एक वर्ड दे रहा हूँ जो आपको मान लेना है कि आज से हेल्पिंग वर्ब को हमें पहचान मानना है। यानी आज से हेल्पिंग वर्ब होगी हमारी पहचान। और टोटल इंग्लिश के अंदर हेल्पिंग वर्ब्स की जो गिनती है वो है 24। यानी आज से आपको मानना है कि 24 हेल्पिंग वर्ब्स इंग्लिश में कंप्लीट है, उसके बाद हमें कोई हेल्पिंग वर्ब्स नहीं पढ़नी है। तो एक एक करके ध्यान से इनको समझते जाना है। जैसे 24 में से 13 जो हैं वो ली गई हैं टेंसेस से। टेंस होते टोटल 12 हैं, लेकिन उनकी टोटल हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो 13 है, 13 हैं। जैसे फर्स्ट सबसे पहली की बात करूं मैं तो डू, डज, इज, एम, आर, हैज और हैव। ये जो 7 हेल्पिंग वर्ब्स डियर आपके सामने लिखी हैं, इन सभी को आपको प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब मानना है हमेशा। यानी हमारे प्रेजेंट टेंस में हमारे पास टोटल कितनी हेल्पिंग वर्ब्स हैं? 7। डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव। ये 7 आपको जब भी कभी दिखाई दे तो आपको उस टेंस को क्या मान लेना है? प्रेजेंट। सेकंड 8 नंबर पे डिड, वॉज, वर, हैड। 11 तक हम पहुंच चुके हैं। डिड, वॉज, वर, हैड आपको हमेशा पास्ट मानना है। यानी कि जब भी आपको इन 4 में से कोई भी दिखाई देती है तो आपको मानना है कि वो सेंटेंस मेरा पास्ट में है। ये 7 दिखाई देती हैं तो मानना है प्रेजेंट में है। अब बात करते हैं 12
एंड 13 विल एंड शैल। और इसके बारे में अच्छे से सभी जानते हैं, ये दोनों फ्यूचर टेंस हैं। आई होप आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। मैंने आपको आज फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, मैंने कहा कि जो बेस होता है इंग्लिश का वो इन 4 चीजों पर स्टैंड करता है। बच्चे को आज तक भी ये नहीं पता होता है कि सब्जेक्ट क्या है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो, आपको पहले खुद को बहुत बड़ा नहीं मानना है, आपको उन छोटी छोटी चीजों पे काम करना है जो हम स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। क्योंकि यूपीएससी तक का भी एग्जाम आज भी एनसीईआरटी पर बेस्ड होता है, यानी कि वही किताबी बातें, मतलब सॉरी, वही हमारी स्कूली एजुकेशन हमें हर जगह मिलेगी जो हम स्कूल्स में पढ़ते आए हैं। तो वही चीजों पर काम करना है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इन 4 में से हमने सबसे पहले किसको समझा है? हेल्पिंग वर्ब, जिसको आज तक हम क्या बोलते थे? सहायक क्रिया, जो कि हमें यही नहीं पता वो सहायता किस में करती है। कुछ बच्चों की डेफिनेशंस होती है, सर वो हमें सेंटेंस बनाने में सहायता करती है, जो कि गलत है। बिना हेल्पिंग वर्ब के भी सेंटेंस बन सकता है। तो आपको आज से इसका कोई मीनिंग सहायक क्रिया नहीं मानना है, इसका मीनिंग मानना है आपको पहचान। यानी जो भी वाक्य आपको टेंस की पहचान करा दे कि वो कौन सा टेंस है, समझ जाना वही वाक्य, वही वर्ड क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और ऐसी पहचान फुल इंग्लिश में कितनी मिलेंगी आपको? 24 में से डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, ये 7 जो है वो आपकी प्रेजेंट है। डिड, वॉज, वर, हैड ये आपकी पास्ट है। एंड विल एंड शैल आपकी फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। इट मीन्स 13 हम डिस्कस कर चुके हैं, बचती हैं 11। तो अब हम बात करेंगे उन 11 की। एक बार फिर ध्यान से देखिएगा, टोटल हेल्पिंग वर्ब 24 है। 24 में से 13 मैं आपको बता चुका हूं जो टेंसेज की होती हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं 11 की। जो 11 बचती हैं वो 11 होती हैं आपकी मोडल्स की, सॉरी। अब हम 11 की जो बात करने जा रहे हैं वो होती है हमारी मोडल्स। स्कूल टाइम से सुनते आ रहे हैं मोडल्स को, कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, डेयर, नीड, मस्ट, ought to एंड यूज टू। ये टोटल 11 हेल्पिंग वर्ब्स जो आपके सामने है, ये मोडाल्स की हेल्पिंग वर्ब्स हैं। मोडाल्स वो चैप्टर है जो स्कूल टाइम में हमें पढ़ाया बहुत बार गया है, लेकिन हमें आज तक भी ये नहीं पता चला मोडाल्स का एग्जैक्ट मीनिंग, या बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं मोडाल्स में। टेंसेस तो रट भी लिए गए, लेकिन मोडाल्स को आपको ठीक से समझाया नहीं गया या आप समझ नहीं पाए। आज भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑफलाइन क्लास में ऐसे आते हैं हमारे सामने जिनको मोडाल्स के बारे में ही नॉलेज नहीं है। तो इसके ऊपर भी एक पूरा लेक्चर होगा, अच्छे से समझाया जाएगा कि मोडल्स का क्या यूज है, कैसे कैसे इसको समझना है। तो फिलहाल 11 जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो आपकी किसकी हैं? मोडल्स की। और जो 13 हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो आपकी हैं टेंसेस की। टोटल कितनी हेल्पिंग वर्ब्स आज से मान के चलना है? 24। चलिए, आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। सेकंड पॉइंट जो होगा हमारा वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेन वर्ब। अब हम बात करेंगे मेन वर्ब की, जिसका मीनिंग अगर आप बात करें हिंदी मीनिंग की तो इसका मीनिंग मानना है आपको काम। जैसे बहुत सारी डेफिनेशंस पढ़ते हैं हम इसके बारे में, विच एक्शन वी आर डूइंग इट्स कॉल्ड मेन वर्ब। डेफिनेशन से पेपर क्रैक नहीं होने वाले। अगर आप डेफिनेशंस रट रहे हो या आपको रटवाई जा रही हैं तो डेफिनेशन से पेपर क्लियर नहीं होगा, आपको पॉइंट्स को समझना होगा। तो पहले इस पे डिस्कस करते हैं मेन वर्ब होता क्या है। कोई डेफिनेशन नहीं लिखनी है आपको, डेफिनेशन से कोई एग्जाम क्लियर नहीं होता, क्योंकि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है जिसमें आपको किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव नहीं है जो 12th तक हम लिखते थे। शीट भरने के मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, आपको किसी एक चीज को ठीक बताना 4 में से। तो आपको इसको समझना, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है, ना कि डेफिनेशंस के रट्टे लगाने हैं।
सो डियर स्टूडेंट्स, मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब का मीनिंग होता है काम, यानी जो भी आप काम करते हैं। अब बात काम की करें तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि काम जो फिजिकली हम करते हैं, हाथ पैरों से जो करते हैं, उसी को मेन वर्ब मानते हैं। एक सेंटेंस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आई वॉन्ट टू टीच। तो जैसे अक्सर हम पूछते हैं कि इस सेंटेंस में मेन वर्ब क्या है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का आंसर होता है सर टीच, क्योंकि उनको काम इसमें लग ही क्या रहा होता है, केवल टीच। उनको लग रहा होता है कि काम सिर्फ ही टीच हो रहा है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो काम किसी व्यक्ति के शारीरिक शक्ति से हो रहा है, जो हमारे हाथ पैर की हेल्प से हो रहा है, उनको लगता है वही सिर्फ काम है। काम दो प्रकार के होते हैं, एक मेंटली और एक फिजिकली। ये मेंटली है, वो फिजिकली है। वोंट भी यहां पर एक वर्ब है, वोंट को भी आपको क्या मान के चलना है, वर्ब, और टीच भी यहां पर एक वर्ब है। मैं इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक आपको बता रहा हूं, जिससे आपको वर्ब की थोड़ी पहचान करने में हेल्प मिलेगी। जैसे आज से कोई भी इंग्लिश का वर्ड अगर आप लिखते हैं, जैसे आपने लिखा गो, गो का मीनिंग होता है क्या हिंदी में, जाना। गो की सेकंड फॉर्म होती है डियर वेंट, एंड थर्ड फॉर्म विल बी गोन। आज के बाद से कोई भी इंग्लिश का वर्ड, जैसे हमारे सामने इंग्लिश का वर्ड क्या है, गो, अगर उसका हिंदी बनाने पर एंड किस पे हो, ना पे, तो मान लेना 50% वो वर्ब है, 50% उसको उसी टाइम वर्ब मान लेना है। एंड लास्ट 50, जो नेक्स्ट 50 है, वो कब मानना है, अगर उसकी 3 फॉर्म भी बनती हैं तो। एक बार मैं दोबारा बता देता हूं इसको। आज के बाद से आपको वर्ब की पहचान, यानी मेन वर्ब की पहचान किस तरह करनी है, कि कोई भी वर्ड, जैसे मैं यहां पर लिखता हूं स्लीप, हमने एक वर्ड और लिया यहां पर स्लीप। स्लीप एक इंग्लिश का वर्ड है जिसका हिंदी मीनिंग बनाने पर एंड ना पर होता है, यानी 50% आपको वर्ब इसको मान ही लेना। अभी 50 तब मानेंगे हम जब इसकी 3 फॉर्म बनती हो, यानी स्लीप की सेकंड फॉर्म स्लेप्ट होती है, एंड थर्ड फॉर्म ऑल्सो स्लेप्ट, यानी स्लीप भी एक वर्ब है, गो भी एक वर्ब है। इसी तरह हम अगर बात करें वोंट की, वोंट का मीनिंग आप लोग जानते होंगे, चाहना होता है। एंड किस पे कर रहा है, इस ना पे। इसकी भी 3 फॉर्म्स होती हैं, यानी कि हम बात करें वॉन्टेड, एंड लास्ट वन इज ऑल्सो वॉन्टेड। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। किसी भी इंग्लिश के वर्ड की हिंदी बनाने पर अगर एंड करता है ना पर, तो 50% उसको वहीं पे वर्ब मान लेना है। अगेन अगर उसकी 3 फॉर्म भी बन जाए तो समझ लेना वो 100% वर्ब है। तो वर्ब अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं मेन वर्ब को और अच्छे से क्लियर कर रहा हूं कि आपको एग्जाम में किस तरह इसको समझना है, या इसके किस तरह क्वेश्चंस को सोल्व करना है। जिस तरह हेल्पिंग वर्ब्स 24 होती हैं, आपको मैंने एक लिस्ट दी है कि आज से हेल्पिंग वर्ब को 24 मानना है, उससे बाहर आपको हेल्पिंग वर्ब को सोचना ही नहीं है। हेल्पिंग वर्ब आपकी किस चीज में हेल्प करेंगी, किसी भी वाक्य की पहचान करने में, कि वो वाक्य प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, या वो वाक्य प्रेजेंट का कौन सा पार्ट है, इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यू है, ये सब बताएंगी वो आपको। नेक्स्ट थिंग इज मेन वर्ब। मेन वर्ब का मीनिंग क्या है, काम। और जो मेन वर्ब है हमारी, उसकी 5 फॉर्म्स होती हैं डियर, इसकी 5 फॉर्म्स होंगी मेन वर्ब की। ये आपको समझना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। तो फर्स्ट वन इज V1, जैसा स्कूल में हम पढ़ते आए हैं, V1, V2 एंड V3 एंड V4, एंड लास्ट वन इज V5। तो आज से आपको माय डियर स्टूडेंट्स मेन वर्ब को 5 फॉर्म्स में पढ़ना है। आज से हेल्पिंग वर्ब 24 होंगी, मेन वर्ब को 5 मानना है। 5 फॉर्म्स होती हैं उसकी, 5 प्रकार होते हैं उसके। फर्स्ट, जैसे हम गो की ही बात करते हैं, गो हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म माननी है हमें, फर्स्ट। गो की सेकंड फॉर्म आप सबको पता है, सेकंड फॉर्म होती है वेंट, थर्ड फॉर्म गोन होती है। और अगर आप थर्ड के आगे जाते हैं, थर्ड के बाद अगर आप फोर्थ बनाते हैं या फिफ्थ बनाते हैं, तो वो फॉर्म्स आपको फर्स्ट फॉर्म की हेल्प से बनानी है। यानी आपकी जो फर्स्ट फॉर्म है उसको आपको एज इट इज लिख देना है, और उसके साथ आपको ING को ऐड कर देना है।
तो आज से जितनी भी आईएनजी वाली फॉर्म्स होंगी वो V4 कहलाएंगी। अगर फिफ्थ की बात करें तो फिर फर्स्ट को एज इट इज लिख देना है और उसके साथ एस और ईएस जोड़ देना है। जिस फॉर्म के साथ एस और ईएस जुड़ जाए वो फिफ्थ होगी, जिस फॉर्म के साथ आईएनजी जुड़ जाए वो फोर्थ होगी। तो आज से आपको मानना है कि मेन वर्ब की टोटल फॉर्म्स होंगी 5। मेन वर्ब का मीनिंग क्या होगा? काम। जो मेन वर्ब होगी हमारी उसकी 5 फॉर्म्स में से जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसको आपको हमेशा प्लूरल मान के चलना है। प्लूरल को हिंदी में आप लोग जानते होंगे बहुवचन। अगर ये भी समझ नहीं आ रहा तो एक से ज्यादा कह सकते हो आप, यानी ज्यादा। जितना सिंपल करके इंग्लिश को समझोगे उतनी आसान लगेगी। किताबी भाषा ज्यादा यूज नहीं करनी है। फिफ्थ फॉर्म को आपको आज से मान लेना है सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। अगर एक वचन भी समझ नहीं आ रहा है तो आप इसको एक मान के चलेंगे। यानी आज से हमारी जो फर्स्ट फॉर्म होगी मेन वर्ब की वो प्लूरल होगी और हमारी जो फिफ्थ फॉर्म होगी वो सिंगुलर होगी। अब बात करें अगर सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की, तो आपको इनको कुछ भी नहीं मानना है। क्यों नहीं मानना है? क्योंकि ये दोनों फॉर्म्स में यूज हो सकती हैं। तो आपको मेन टारगेट करना है फर्स्ट को और मेन टारगेट करना है फिफ्थ को। आई होप आपको यहां तक सब क्लियर होगा। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे का जो पॉइंट होगा इनका यूज होगा कि मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में से जो मैं फर्स्ट और फिफ्थ की बात कर रहा हूं उनको यूज कैसे करना है, एग्जाम में किस तरह के इससे एरर आते हैं, एक बार उसको समझ लेते हैं। अगर हम सेंटेंस लिखते हैं राम गो टू स्कूल, और अगर हम लिखते हैं सेंटेंस राम एंड श्याम गोज टू स्कूल, हमारे पास यहां पर दो सेंटेंस हैं। दोनों सेंटेंस में आज से आपको क्या करना है, इस वीडियो के बाद जब भी किसी सेंटेंस को आपको समझना है तो पहले आपको हेल्पिंग वर्ब को सर्च कर लेना अपने सेंटेंस में। हेल्पिंग वर्ब हमारी 24 होती हैं, उनमें से इनमें देखिए दोनों सेंटेंसेस में क्या एक भी यूज की गई है। जैसे हम फर्स्ट सेंटेंस की बात करें, हेल्पिंग वर्ब रिपीट करते हैं, रिवाइज करते हैं एक बार। डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव प्रेजेंट की होती हैं। डिड, वॉज, वर, हैड पास्ट की होती हैं। विल एंड शैल फ्यूचर की। दोनों सेंटेंस में एक भी यूज नहीं की गई है। इट मीन्स वी डोंट हैव एनी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास नहीं है। अब हम बात करते हैं टेंस के अलावा मोडाल्स की। मोडाल्स की 11 हेल्पिंग वर्ब्स टोटल हैं। आपको जैसा कि अभी लिखवाया था, कैन, कुड, शुड, मे, माइट, डेयर, यूज टू, ओट टू, मस्ट, टोटल 11 में से यहां पर कुछ नहीं है। 13 में से यहां पर कुछ नहीं है। यानी आपको अगर हेल्पिंग वर्ब ना मिले किसी सेंटेंस में तो आपको सर्च करना है मेन वर्ब को। सेकंड वन इज मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब एक्शन यानी काम। तो हमारी मेन वर्ब आप सभी को यहां पर दिखाई जो दी है वो है गो। और गो के बारे में आप सबको पता होगा, गो कौन सी फॉर्म होती है? फर्स्ट। और फर्स्ट फॉर्म के बारे में मैंने अभी लिखा था कि फर्स्ट फॉर्म इज अ प्लूरल। फर्स्ट फॉर्म को आपको क्या मानना है? प्लूरल। इस सेंटेंस में अगर हम बात करें मेन वर्ब की तो गोज। गोज कौन सी फॉर्म है? V5। और V5 की बात करें तो V5 क्या होती है? सिंगुलर। अब ध्यान से समझिएगा, कभी भी किसी सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब होती है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज होती है। सब्जेक्ट इज अ किंग ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का जो राजा है, किंग है, वो कौन होता है? सब्जेक्ट। और हमारा सब्जेक्ट यहां पर कौन है? राम। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, जबकि आपकी वर्ब प्लूरल है। इस सेंटेंस में जो एरर पार्ट है वो कौन सा पार्ट है? गो। अगर हम गो के साथ एस और ईएस यूज करें तो ये वर्ब बन जाएगी हमारी सिंगुलर। और अगर ये सिंगुलर है तो हमारा सब्जेक्ट भी तो सिंगुलर है, यानी कि जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। अगर ये चीज चेक करोगे तो आपके ज्यादा नहीं तो 40% एरर्स यहीं से सोल्व होते हैं। आप एक चैप्टर पढ़ते हो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट का और वर्ब का एग्रीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज हुई है या नहीं हुई है। उसमें मेनली यही चीजें ज्यादातर बताई जाती हैं। आप खुद पढ़ के देखिए किसी भी एडिशन से। तो सेम वही बात मैं यहां पर रिवाइज कर रहा हूं। पहले आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को मैच कीजिए।
अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वह भी सिंगुलर। सेकंड सेंटेंस में देखिए हमारे जो सब्जेक्ट हैं वो राम और श्याम है। राम और श्याम दो सब्जेक्ट हैं और कोई भी एक से ज्यादा जब चीजें होती हैं तो हम उनको मानते हैं प्लूरल, एक वचन नहीं बहुवचन। यानी हमारे सब्जेक्ट एक से ज्यादा है यानी प्लूरल है, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए, प्लूरल, जबकि हमारी वर्ब क्या है, सिंगुलर। तो यहां से हम क्या हटा देंगे, एस और ई एस। अब ये वर्ब कौन सी फॉर्म में आ चुकी, फर्स्ट में, और फर्स्ट फॉर्म का मतलब आप सब जानते ही हैं क्या होता है, प्लूरल। आई होप आपको इसका यूज भी समझ आ गया होगा। आज से हमारी मेन वर्ब होंगी 5 में से फर्स्ट फॉर्म को मानना है प्लूरल, फिफ्थ फॉर्म को मानना है आपको सिंगुलर। सिंगुलर यूज होगी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल यूज होगी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। चलिए थर्ड पॉइंट क्लियर करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने 4 में से 2 टॉपिक क्लियर किए हैं। 4 टॉपिक्स हमारे कौन कौन से थे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब हम समझ चुके हैं टोटल 24 होती हैं। मेन वर्ब हम समझ चुके हैं टोटल 5 फॉर्म्स में होती है। फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है, फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर होती है। अब हम जो समझने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम होगा सब्जेक्ट। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सब्जेक्ट को हमें अपने सेंटेंस में किस तरह फाइंड आउट करना है। राम इज कमिंग, राम एंड श्याम आर कमिंग। हमारे पास अभी 3 सेंटेंस हैं सब्जेक्ट को समझने के लिए। बिल्कुल छोटी से छोटी बात डिस्कस की जा रही है, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। जो हमारे तीनों सब्जेक्ट, तीनों सेंटेंसेस हैं, उनमें हमें सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है। आपको कभी भी सब्जेक्ट को पहले फाइंड आउट नहीं करना है, आपको हेल्पिंग वर्ब को फाइंड आउट करना है। आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है टोटल 24 होती हैं, ये मैं अभी लिखवा चुका हूं। 24 में से इज हमारी एक हेल्पिंग वर्ब है। जो भी हेल्पिंग वर्ब के पहले वर्ड लिखा होगा आपको उसको अपना सब्जेक्ट मान लेना है। बहुत इजी है इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो हेल्पिंग वर्ब से पहले जो भी लिखा होगा उसको आपको मानना सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन होती है वो मैं आपको बता ही चुका हूं। आपको पहले हेल्पिंग वर्ब को अच्छे से देखकर उसको रिवाइज कर लेना है। हेल्पिंग वर्ब के पहले जो भी होगा वही आपका सब्जेक्ट होगा। तो फर्स्ट सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट राम है। सेकंड सेंटेंस की बात करें तो आपको यहां भी पहले सब्जेक्ट को नहीं फाइंड आउट करना है, पहले फाइंड आउट करना है हमेशा हेल्पिंग वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब हमारी आर है। हेल्पिंग वर्ब से जो बिल्कुल पहले आएगा उसे आपको अपना सब्जेक्ट मानना है। तो हमारा सब्जेक्ट यहां पर श्याम है। श्याम तक हमारा सेंटेंस खत्म नहीं होता है, लेकिन श्याम के बिल्कुल पहले एक वर्ड लिखा हुआ है जिसका नाम है एंड। और एंड डियर एक ऐसा वर्ड है इंग्लिश में जो दो समान चीजों को जोड़ता है। हम ज्यादातर इनके मीनिंग्स को रट लेते हैं, एंड का मीनिंग और होता है। हमें मीनिंग को नहीं रटना, इसके यूज को समझना है। एंड के बाद अगर कभी भी आपको सब्जेक्ट दिखाई देता है तो एंड के पहले वाला वर्ड भी ऑटोमेटिकली आपको सब्जेक्ट ही मान लेना है। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं इस बात को। अगर एंड के बाद आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देता है तो एंड के पहले वाला ऑब्जेक्ट होगा। अगर एंड के बाद आपको वर्ब दिखाई देती है तो एंड के पहले वाला वर्ब होगा। और अगर एंड के बाद सब्जेक्ट दिखाई देता है तो एंड के पहले सब्जेक्ट होगा। यानी कि एंड अपने दोनों तरफ इक्वल चीजों को रखता है। अगर इधर सब्जेक्ट है तो उधर भी सब्जेक्ट है, अगर उधर सब्जेक्ट है तो इधर भी सब्जेक्ट होना नेसेसरी है। लास्ट सेंटेंस देखिए, सेम वही। सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के पहले जो बिल्कुल पहले आएगा वही हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट अभी तक आई है।
कुछ बच्चे आई के अकॉर्डिंग आर को गलत मान लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आई हमारा सब्जेक्ट है तो उसके साथ एम आना चाहिए, जबकि ये बात सिर्फ आई से डिसाइड नहीं हो रही है कि हमारा सब्जेक्ट सिर्फ एक ही है। आई के आगे भी सेंटेंस कंटिन्यू है अभी। तो आई से पहले लिखा है एंड। एंड के बारे में मैं आपको ऊपर बता चुका हूं कि एंड के अगर बाद में सब्जेक्ट आता है तो एंड के पहले वाला वर्ड भी ऑटोमेटिकली आपको सब्जेक्ट मान लेना है। आपके पास दो सब्जेक्ट हो चुके हैं। अब इन दो तक भी सेंटेंस हमारा कंप्लीट नहीं होता है। राम के पहले क्या लिखा हुआ है? कोमा। अगर कोमा के बाद सब्जेक्ट है तो कोमा के पहले वाले को भी सब्जेक्ट मानना है। एक बार दोबारा समझिए, अगर एंड के बाद सब्जेक्ट है तो एंड के पहले भी सब्जेक्ट होना नेसेसरी है। अगर कोमा के बाद सब्जेक्ट है तो कोमा के पहले वाले को भी सब्जेक्ट मानना होगा। यानी हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं अभी तक, और अगर एक से ज्यादा सब्जेक्ट होंगे तो हम उसको प्लूरल मान लेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर आर यूज किया गया है। आई की वजह से तो यहाँ पे एम लग सकता था, लेकिन आई अकेला सब्जेक्ट नहीं है। हमारे पास आई, राम एंड यू 3 सब्जेक्ट हैं, और जब एक से ज्यादा चीजें होंगी तो आपको उसको मानना है प्लूरल। इज इट क्लियर और नोट? आई होप यहां तक आपको सब समझ आ गया होगा। इसके आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट बचता है हमारा ऑब्जेक्ट। आज के लास्ट पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं हम, जिसका नाम है ऑब्जेक्ट। स्टार्टिंग क्लास में मैंने आपको बताया हम आज 4 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। एक सब्जेक्ट होगा, एक हेल्पिंग वर्ब होगा, एक मेन वर्ब होगा और एक ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब लास्ट पॉइंट है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को मोस्टली ज़्यादातर लोग या ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस तरह समझते हैं कि जो मेन वर्ब के बाद हमारे सेंटेंस में आ जाए उसी को हम ऑब्जेक्ट मानेंगे। लेकिन ये पॉइंट आपका ठीक तो है, लेकिन 70% तो ये ठीक ऑब्जेक्ट आपको फाइंड करके दे देगा, लेकिन 30% इससे गलतियां होंगी। तो इसके लिए आपको एक तरीका यूज करना है। आपको आज से जब भी ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है तो आपको अपनी मेन वर्ब से 2 क्वेश्चंस करने हैं। फर्स्ट वन इज क्या, सेकंड वन इज किसको। यानी फर्स्ट वन इज व्हाट, सेकंड वन इज whom। आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन करने किससे हैं? मेन वर्ब से। मेन वर्ब है हमारी टीचिंग। टीचिंग का मतलब होता है पढ़ाना। तो आप अपनी मेन वर्ब से क्वेश्चन कीजिए, राम इज टीचिंग। टीचिंग मतलब पढ़ाना। क्या पढ़ाते हो? तो जवाब क्या मिल रहा है यहाँ पर? इंग्लिश। अगर आपकी मेन वर्ब इन दोनों में से किसी का भी रिप्लाई दे पाए, समझ लेना वही आपका ऑब्जेक्ट है। अगर दोनों का रिप्लाई दे पाए तो समझ लेना एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट है, यानी 2 ऑब्जेक्ट है। तो हमारे इस सेंटेंस में जो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा वो बनेगा इंग्लिश। इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट है। सेकंड सेंटेंस में फिर फाइंड कीजिए, जो टीचिंग है वो हमारी मेन वर्ब है। टीचिंग का सेम वही मीनिंग है जो ऊपर था, पढ़ाना। हमने टीचिंग से फिर क्वेश्चन किया, क्या पढ़ाते हो? तो यहां पर कोई रिप्लाई नहीं है, यानी इस बार क्या का रिप्लाई नहीं मिला। फिर हमने क्वेश्चन किया, किसको पढ़ाते हो? तो रिप्लाई आया मुझे, मी को, यानी मी हमारा इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और लास्ट सेंटेंस इसलिए लिया गया जिससे कि आपको दोनों ऑब्जेक्ट एक ही सेंटेंस में क्लियर हो जाए। तो लास्ट सेंटेंस देखिए, राम इज टीचिंग मी इंग्लिश। इस सेंटेंस में जो टीचिंग है वो हमारी मेन वर्ब है, जिसका वही मीनिंग है जो ऊपर वाले दोनों सेंटेंस में मेन वर्ब का मीनिंग है।
ऊपर वाले दोनों में भी टीचिंग का मतलब वही है, पढ़ाना। अब लास्ट में देखिए, इस टीचिंग से हमने जो क्वेश्चन करने हैं वो क्वेश्चन करना है एक तो क्या और एक करना है किसको। पहले मैं क्या का क्वेश्चन करता हूं, क्या पढ़ाते हो, तो रिप्लाई आ रहा है इंग्लिश, यानी इंग्लिश आपको मान लेना है ऑब्जेक्ट। फिर आपने सेकंड क्वेश्चन किया किसको पढ़ाते हो, तो आपका रिप्लाई आता है मुझे, यानी कि मी को भी आपको ऑब्जेक्ट मान लेना है। तो आज से जब भी आपको ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है तो आपको सबसे पहले अपनी मेन वर्ब को फाइंड आउट करना पड़ेगा। मेन वर्ब को फाइंड आउट करने के बाद आपको मेन वर्ब से दो प्रश्न करने, दो क्वेश्चन करने। एक क्वेश्चन होगा क्या और एक क्वेश्चन होगा किसको। अगर दोनों का रिप्लाई आ जाए तो दो ऑब्जेक्ट है, अगर एक का रिप्लाई आता है तो एक ऑब्जेक्ट है, अगर एक का भी नहीं आता है तो कोई भी ऑब्जेक्ट उसमें नहीं है। एक और सेंटेंस लेते हैं जिससे आपको एक बिना ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस समझ आ जाए। इस सेंटेंस में हमारी मेन वर्ब, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब फाइंड आउट कीजिए जो आज हमने पढ़ा है। हेल्पिंग वर्ब हमारी इस सेंटेंस में इज है। हेल्पिंग वर्ब के जो बिल्कुल पहले लिखा होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, हमारा सब्जेक्ट इसमें राम है, हेल्पिंग वर्ब इज है। मेन वर्ब गोइंग है, और मेन वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं, 5 में से ये फॉर्म है हमारी V4। आपको अभी समझाया जिस फॉर्म के साथ ING जुड़ा उसको मानना है V4, और जिस फॉर्म के साथ SOS जुड़ा उसको मानना है V5। तो ये वर्ब हमारी V4 है। इस V4 से हमें क्वेश्चन करने हैं दो, क्या और किसको। क्या ढूंढने के लिए, क्या फाइंड करने के लिए, ऑब्जेक्ट। तो गोइंग का मीनिंग सबको पता ही है, जाना होता है। क्या जाते हो, कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा। किसको जाते हो, कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा। इट मीन्स इस सेंटेंस में हमारे पास क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आई होप आपको यहां तक सब समझ आ गया होगा कि अगर आपको ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है तो आपको जाना होगा मेन वर्ब के पास, अगर आपको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है तो आपको सबसे पहले जाना होगा हेल्पिंग वर्ब के पास। तो आज हमने 4 जो बातें डिस्कस की हैं, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो या आप स्पोकन करना चाहते हो, ग्रामर अच्छी करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको इन 4 बातों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये 4 वो बेस है जो हर क्लास में स्टार्ट नहीं किया जाता। मोस्टली क्या होता है कि कोई टेंस से क्लास शुरू करता है, कोई नाउन से, कोई प्रोनाउन से, वो बाद का पार्ट है। उससे पहले आपको जो समझ नहीं आया आज तक, जिसकी वजह से इंग्लिश कमजोर है, वो पार्ट ये है। तो आपको पहले इसको समझना अच्छे से, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स, नौकरी लगना मुश्किल नहीं है, नौकरी के लिए जो पढ़ाई करते हैं उसमें मन लगना मुश्किल है। ये बात आप अच्छे से जानते हैं, मन लगना बड़ा कठिन हो जाता है, नौकरी लगना बहुत ईजी है। जो स्टूडेंट्स का मन लग जाता है उनके लिए 4-5 महीने के अंदर 1 नहीं 2 से 3 सिलेक्शंस होते हैं। और हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं भी जिनका 1 नहीं 3-3, 4-4 डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हो चुका है। पहला मैटर है मन लगना। तो अगर आपका मन लग जाता है पढ़ाई में, और मन तब लगता है जब हमें पढ़ाई आसान लगे, यानी समझ आए। मैथमेटिक्स बच्चों का क्यों थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि उनको उस सिंपल वे में उसको करके नहीं पढ़ाया गया है। जब समझ में आने लगता है तो मन भी सबसे ज़्यादा मैथ्स में लगता है। कुछ टीचर्स इतने अच्छे से पढ़ाते हैं उसको कि वो बच्चों का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बन जाता है। सेम बात इंग्लिश के साथ है। अगर इंग्लिश भी आपको आसान तरीके से पढ़ाई जाएगी तो आपको इंग्लिश में इंटरेस्ट बन जाएगा। और इंग्लिश और मैथ्स 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं, आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए यही 2 फोबिया होते हैं। ठीक है, आज के लिए काफ़ी है, इतना ही। थैंक यू एंड राधे राधे।